उसके पास बजट कितना होना चाहिए, किन किन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वो जाएगा और किस तरह से वो अपनी टारगेटेड ऑडियंस को अप्रोच करेगा। हाय गाइस, वेलकम टू अ न्यू लेक्चर। और आज का जो लेक्चर है दैट इज अबाउट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। कि आपने सपोज अभी अपनी प्रोडक्ट वगैरह डेवलप नहीं की, बट इनिशियली आपने एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तो एक आपने रेडी करनी है कि उसमें सारा कुछ हम डिसाइड ये करते हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जब हम किसी ब्रांड के लिए बनाते हैं बिफोर इट्स लॉन्चिंग, कि भाई उसका किस तरह से वो पेनिट्रेट किस तरह से करेगा मार्केट में। प्रोडक्ट तो उसके पास है, प्रोडक्ट तो उसकी बन भी जाएगी, अगर नहीं भी है तो रेडी हो जाएगी, लेकिन मार्केट जो एक एग्जिस्ट कर रही है उस मार्केट में वो पेनिट्रेट कैसे करेगा। ऑलरेडी उसके कंपेटिटर्स भी हैं, ठीक है। उसके पास बजट कितना होना चाहिए, किन किन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वो जाएगा और किस तरह से वो अपनी टारगेटेड ऑडियंस को अप्रोच करेगा और अपने टारगेटेड ऑडियंस की अटेंशन किस तरह से ग्रैब करेगा। और डेफिनेटली अगर कंपेटिटर्स हैं तो वो कंपेटिटर्स उन्होंने अगर ऑलरेडी उनकी सर्विस भी बहुत अच्छी है, उनका प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है और लोग उनके साथ कंफर्टेबल है, तो आपने इस तरह की क्या मार्केटिंग करनी है, आपने इस तरह की क्या अप्रोच अपनानी है कि आप बेसिकली लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सको, आप लोगों को अपने ब्रांड की तरफ अट्रैक्ट कर सको। तो आज का ये जो लेक्चर है ये बेसिकली सारा का सारा इसी सारी साइंस के बारे में है कि ये करना कैसे है बेसिकली, और नए तरीके से अप्रोच कैसे करना है और मार्केट में पेनिट्रेट कैसे करना है। सो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट और कोर चीज जो है वो ये है कि अभी तक आपने अपनी टारगेटेड ऑडियंस के बारे में क्लियर हो जाना है। टारगेटेड ऑडियंस आपको पता होना चाहिए कि आपके ये टारगेटेड ऑडियंस ये जो है ये है कौन लोग। जैसे कि टारगेट मार्केट वाले लेक्चर में ब्रीफली बता दिया था कि लोग, इनके बिहेवियर के बारे में आपको पता होना चाहिए, इनकी डेमो इसके बारे में हर तरह से आपको पता होना चाहिए। जियोग्राफिकली पता होना चाहिए कि एग्जिस्ट कहाँ पे करते हैं, रहते कहाँ पे हैं, करते क्या है, इनके शौक क्या है, इनकी इंटरेस्ट क्या है, ज्यादा टाइम कहाँ पे स्पेंड करते हैं, किन किन प्लेटफॉर्म से टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक है। तो ये टारगेटेड ऑडियंस की सिलेक्शन दैट इज द बेसिक थिंग। और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाने से पहले मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आपने अपनी टारगेट ऑडियंस सिलेक्ट कर ली होगी अभी तक, ठीक है। और देन नेक्स्ट थिंग अब जो आपके डिपेंड करती है आपने क्या करना है। आप इसी तरह से बेसिकली कोई इस तरह का एक व्हाइट बोर्ड ले लें या कोई एक पेपर ले लें, उसके ऊपर इस लेक्चर के कंप्लीशन के फौरन बाद आप बैठ के अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाना शुरू करें, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने ये बेसिकली एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक हो गया जी। और इस सर्कल के अंदर वही जो आपके टारगेटेड लोग हैं ये वो इसमें मौजूद हैं। डिफरेंट लोग हैं आपके टारगेटेड जो इसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है। ये डिफरेंट लोग हैं जो आपके टारगेटेड। ये सर्कल आपने ड्रॉ कर लिया अपनी ऑडियंस का। और ये जो लोग हैं जरूरी नहीं है कि जियोग्राफिकली एक ही जगह पे मौजूद हो, जियोग्राफिकली दुनिया के किसी भी कोने में लोग मौजूद हो सकते हैं जो ये आपकी टारगेटेड ऑडियंस है, ठीक है। तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में सबसे पहली जो चीज है वो ये है, आपने ये देखना है कि भाई आपका जेब क्या इजाजत दे रही है, ठीक है। जेब अगर आपकी इतनी इजाजत दे रही है कि नहीं, सॉरी दोबारा, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में आपने सबसे पहली जो चीज देखनी है वो आपने ये देखनी है कि ऑलरेडी मार्केट में वो कौन कौन से लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। लाइक आपके कंपेटिटर्स, कौन लोग हैं अभी जो आपके कंपटीशन में मौजूद हैं ऑलरेडी। आपने उनकी एक लिस्ट बना लेनी है बेसिकली, ABCDEF, आपने एक पूरी लिस्ट बना ली है जी अपने कंपेटिटर्स की। अब इनको पहले तो आप डीपली स्टडी करो, इनके फेसबुक पे जाओ, इनके इंस्टाग्राम पे जाओ, इनकी वेबसाइट पे जाओ, डिटेल से इनको स्टडी करो कि लोग कर क्या रहे हैं, इनकी मार्केटिंग किस तरह से हो रही है। अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से बनाने से पहले आपने पहले इनकी एक लिस्ट बना के पहले इनको स्टडी करना है कि ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। जब आपको आपने इनकी एक एक चीज के ऊपर गौर करना है, आपने इनकी ब्रांडिंग के ऊपर गौर करना है, ठीक है। आपने इनके क्लाइंट रिव्यूज के ऊपर, क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स के ऊपर गौर करना है,
इनको अभी तक रेटिंग्स कितनी मिली हैं, कितने लोग हैं जो इनके वहां से सेटिस्फाइड है इनकी सर्विस से, कितने लोग हैं जो खुश हैं कि जो ये चीज बेच रहे हैं वो उससे खुश हैं, ठीक है। सो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कंपेटिटर स्टडी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कंपेटिटर स्टडी जब तक आप नहीं करेंगे तो आप देन ये डिसाइड नहीं कर सकते कि जो काम आप करने जा रहे हैं वो काम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आपकी मार्केट में जो लोग मौजूद हैं वो किस तरह से कर रहे हैं। अब आप ये मत कहिएगा कि आपका तो जनाब आइडिया इतना आउट ऑफ बॉक्स है कि उसका कोई कंपेटिटर है ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, बहुत कम ऐसा होता है। आपको लगता है सिर्फ कि ऐसा ऐसा है कि आपका आइडिया आउट ऑफ द बॉक्स है और आपका कंपेटिटर है ही कोई नहीं है पाकिस्तान में, आपको सिर्फ ये लगता है। और मुझे भी इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड माय सेकंड या फर्स्ट बिजनेस तो मुझे ये लगता था कि मेरा आइडिया इतना आउट ऑफ द बॉक्स है कि इस तरह का पाकिस्तान में कोई कंपनी काम कर ही नहीं रही, क्योंकि आई वाज यूजिंग गेम्स फॉर एजुकेशन पर्पस एट दैट टाइम और उससे रिलेटेड मैं सर्विसेज दे रहा था डिफरेंट स्कूल्स को। तो मुझे लगता था कि कोई और कंपनी पाकिस्तान में इस तरह से काम नहीं कर रही है। ऑलमोस्ट बात है 2013 की 2014 की ऑलमोस्ट, तो 2014 की ये बात है कि मतलब क्योंकि उस टाइम गेम डेवलपमेंट पाकिस्तान में इतनी कॉमन नहीं थी, तो मुझे लगता था कोई है ही नहीं। लेकिन जब मैं मार्केट में निकला, जब पता चला तो देखा कि जनाब इतने सारे लोग हैं ऑलरेडी मौजूद जो यही काम कर रहे हैं। तो आपने इस चीज को पहले तो एक्सेप्ट करना है कि भाई आपका आइडिया जो है उसी आइडिया के ऊपर लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, मौजूद हैं लोग, बेशक डायरेक्टली आपके मॉडल के ऊपर नहीं चल रहे, कोई और मॉडल है, लेकिन लोग काम तो कर रहे हैं जो आपसे रिलेटेड सर्विसेज लोग दे रहे हैं। सो आपकी ये कंपेटिटिव स्टडी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको आपने क्या करना, आपने एक पेज के ऊपर सेपरेट जितने आपके कंपेटिटर्स की लिस्ट के अंदर जितने लोग आपके उस एरिया में आ रहे हैं उन लोगों को आपने मेंशन करके उनके पेज के ऊपर एक एक चीज, वो किन किन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हैं, कितने एक्टिव हैं, वहां पे उनके फॉलोअर्स कितने हैं, डेली की पोस्टें कितनी जा रही हैं, और ट्रैक किस तरह से कर रहे हैं लोगों को, अगर वो उनकी प्रोडक्ट जो है जो भी वो ऑनलाइन जो बेच रहे हैं तो उस प्रोडक्ट में उनकी रिप्रेजेंटेशन किस तरह की है, उसकी फोटोग्राफी किस तरह से हुई है, उनकी वो दिखा क्या रहे हैं, रोजाना की बेस के ऊपर उनकी किस तरह सारा कुछ चल रहा है, क्या उनकी कोई टीवी कमर्शियल है कि नहीं। टीवी कमर्शियल मींस के जो आप सोशल मीडिया के ऊपर प्रमोट करने के बेसिकली उसको डीवीसी बोलते हैं, डिजिटल वीडियो कमर्शियल, क्या उनका कोई डीवीसी है कि नहीं। जो भी है उनका प्रमोशनल कंटेंट एक एक चीज तक देखो, उनकी वेबसाइट को देखो, उनकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड को देखो, किन किन कीवर्ड्स को वो रैंक कर रहे हैं, हम एसईओ वाले सेक्शन में आपको बताएंगे कि आपने ये कैसे चेक करना है। सो ये सारी चीजें आपने बेसिकली अपनी कंपेटिटिव स्टडी में देख लेनी है। जैसे आपको आपकी कंपेटिटिव स्टडी का पता चल गया, अब आपने जो अपना ये ड्रॉ किया हुआ है अपना टारगेटेड ऑडियंस, अब आपने ये देखना है कि ये ऑलरेडी मार्केट है, ये सिचुएशन है, ये कंपेटिटर्स हैं, ये लोग ऑलरेडी इन लोगों को बेच रहे हैं, ऑलरेडी ये लोग इनको सम हो किसी ना किसी तरह से दुनिया के किसी ना किसी कोने से ये लोग खरीद रहे हैं और ये लोग बेच रहे हैं, तो ये इनके दरमियान में ऑलरेडी कोई कनेक्शन है। अब आपने बाहर से आना है, आप यहां पे अभी मौजूद हो, बिल्कुल जीरो पे हो भी, आपने बाहर से आना है और आपने इस मार्केट को कैप्चर करना है। ये सारे के सारे लोग ये इससे सर्विसेज खरीद रहे हैं, इनकी प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, समझ लो कि ये पूरा ये इनमें से कोई दराज है, कोई है, तो ये डिफरेंट वो वेबसाइट्स हैं जो आपकी तरह की सर्विसेज दे रही हैं। तो आपने क्या करना, आपने एक नई वेबसाइट लॉन्च करनी है और आपने वो अपनी सर्विसेज इनको बेचनी है। अब आपने ये देखना है कि वो कौन सा बेस्ट रास्ता है और किस तरह से मैं यहाँ पे आके पेनिट्रेट कर सकता हूँ और मैं यहाँ पे आके स्टैंड आउट करूं कि जब मैं यहाँ पे आऊं तो लोग इनकी प्रोडक्ट को छोड़ के मेरी प्रोडक्ट को प्रेफरेंस दे। ये बात कैसे मुमकिन है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि लोग इसको प्रेफरेंस दें। तो ये होती है बेसिकली आपकी मार्केट पेनिट्रेशन, क्योंकि अभी तक आपके समझ लें कि टारगेटेड ऑडियंस जो है उसके इर्द गिर्द समझ लें ये खोल बना हुआ है कि आपने इस मार्केट में अगर एंटर होना है तो आपको ये ब्रेक करना पड़ेगा। ये खोल किस चीज का है, ये खोल पुअर क्वालिटी का हो सकता है, प्रोडक्ट की पुअर क्वालिटी का, बैड सर्विस का हो सकता है, ये खोल उनकी लैक ऑफ इनोवेशन का हो सकता है, कोई भी इस तरह का कोई आपने उनका नेगेटिव पॉइंट, वीक पॉइंट उनका कोई भी फाइंड करें और ये ना देखें कि वो क्या कर रहे हैं, ये ना देखें कि वो क्या कर रहे हैं, ये देखें कि वो क्या नहीं कर रहे हैं। जो वो नहीं कर रहे आपने वो करना है बेसिकली, ठीक है ना। सो अपने कंपेटिटर्स का जब आपने ये देख लिया कि ये इनके वीक पॉइंट्स हैं और ये जो खोल है इनका अपने इनके वीक पॉइंट से तोड़ना है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जो एक चेन होती है वो उतनी ही मजबूत होती है जितनी उसकी वीकेस्ट जो उसकी कड़ी होती है, जितनी वो मजबूत होती है उतनी ही ये चेन मजबूत होती है। तो आपके टारगेटेड ऑडियंस के इर्द गिर्द ये जो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी आपके कस्टमर की और इनकी, आपने इस बॉन्डिंग को बेसिकली तोड़ के इनको डाइवर्ट करना अपने प्लेटफॉर्म की तरफ। और वो आपने कैसे करना है, वो आपने उनकी वो वीक जो उनकी चीजें हैं वो आपने
फाइंड करके फिर आपने इस खोल को तोड़ना है। तो आपने सबसे पहले इनके जितने भी वीकेस्ट पॉइंट्स हैं, ये ABCDE, इनको ये ना देखो कि कर क्या रहे हैं, क्योंकि जो भी कर रहे हैं, जिस तरह से भी कर रहे हैं, अगर आपने वही करना है तो फिर आप इनोवेशन लेके नहीं आ रहे, फिर आपको करने का फायदा नहीं है। जो वो कर रहे हैं वही करके आप उनको कंपीट नहीं कर सकते, क्योंकि वो पहले से कर रहे हैं। आप बेहतर तरह से करोगे तो वो तो करने के बाद पता चलेगा ना कि आप कितनी बेहतर तरह से कर लोगे, लेकिन आपने ये देखना है कि ये क्या नहीं कर रहे हैं, द्राज क्या नहीं कर रहा है, अमेजॉन क्या नहीं कर रहा है। ये तो बड़े बड़े जाइंट्स हो गए ना, छोटे छोटे जाइंट्स, आपकी कंपटीशन में जो लोग हैं, तो ये लोग क्या नहीं कर रहे हैं, आपने बेसिकली ये फाइंड करना है। जब आप उनका वो वाला पॉइंट फाइंड कर लेंगे, अब उस पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए आप इनको बहुत इजीली अप्रोच कर सकते हैं। लेट्स सपोज ई-कॉमर्स से रिलेटेड मेरा एक बहुत अच्छा एक स्टार्टअप मैं करना चाह रहा था, और अभी इंशाल्लाह वेरी सून मैं इसके ऊपर काम करने भी जा रहा हूँ। आई एम शेयरिंग माई आइडिया, मुझे डर नहीं है, क्योंकि आई बिलीव इन माई सेल्फ कि जितनी अच्छी तरह से उसको मैं कर सकूंगा उतनी अच्छी तरह से उसको कोई भी और नहीं कर सकेगा। राइट नो प्रॉब्लम क्या है ई कॉमर्स के बिजनेस में, आपको बेसिकली ना इनके वीक पॉइंट्स किस तरह से फाइंड करें मैं आपको बताता हूँ। राइट नो प्रॉब्लम ये है कि आपने अगर कोई एक छोटी चीज भी अगर आपने को परचेज की है, कहीं से भी आपने परचेज की है, उसको परचेज करने के बाद एटलीस्ट 3 to 4 डेज आपको लग जाते हैं उसकी शिपमेंट में, आपके घर तक वो प्रोडक्ट आने में एटलीस्ट 3 to 4 डेज लग जाते हैं। देयर इज अ प्लेटफॉर्म, मैं उसको मेंशन करता हूँ, उसको स्टडी जरूर कीजिएगा। उसका नाम है ELO, एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट्स जो एक्सपोर्ट करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जितनी हमारी एक्सपोर्ट करती है, उसमें जो चीज़ें रह जाती हैं ना, जो डिफेक्टेड चीज़ें होती हैं, वो ये लोग बेचते हैं। लेकिन इनकी इतनी कमाल की ब्रांडिंग है, इतनी कमाल की इनकी मार्केटिंग है, इन्होंने इस तरह से आके पेनिट्रेट किया ना, स्पेशली क्लॉथिंग इंडस्ट्री में आके, कि आउट क्लास कर दिया। मतलब इनकी सर्विस और हर चीज़ बहुत आउट क्लास है। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले अपना शिपमेंट टाइम कम किया। ठीक है, ऑल ओवर द पाकिस्तान ये लोग शिपमेंट दे रहे हैं, और इन्होंने अपने शिपमेंट टाइम इस तरह से दिया कि अगर आपने आज ऑर्डर की है तो वो कल आपके पास होगा। आज मतलब इवनिंग से पहले अगर आपने, जब जैसे उनकी शिपमेंट वाला हो जाता है, उससे पहले अगर आपने ऑर्डर दिया है, नेक्स्ट डे आपके पास वो प्रोडक्ट मौजूद होगी, विद इन 24 आवर्स वो प्रोडक्ट आपके पास मौजूद होगी। ये इनकी है, इसकी वजह से ये प्लेटफॉर्म इतना उठा है कि आपकी सोच है। तो मैं जो कह रहा था कि जो मेरा आइडिया था, जिसको मैं अभी करने जा रहा हूँ वेरी सून, वो ये है कि अगर कोई बंदा जो हमारी डेली रूटीन की जो यूज की चीजें हैं, अभी तक हम लोग यूज टू नहीं है ना, हमारा वे ऑफ जो शॉपिंग अभी तक वो ट्रेडिशनल है। उसकी रीजन ये है कि हम अगर ऑनलाइन जाके कोई चीज परचेज करते हैं और वो चीज हमें बहुत अर्जेंट यूज की चीज है। अब सपोज मुझे अगर चाहिए, मैंने कहीं भी शादी में मुझे टाई चाहिए, ठीक है, तो टाई मुझे जो चाहिए वो तो मुझे अर्जेंटली चाहिए ना। मैंने मतलब इवनिंग में अगर जाना है कहीं किसी जगह पे शादी पे, तो मुझे तो अर्जेंटली टाई चाहिए। ठीक है, तो वो अगर मैं ऑर्डर करूंगा ऑनलाइन, मुझे पता है कि वो आफ्टर 5 to 6 डेज 4 to 5 डेज तो लग ही जाएंगे। ठीक है, और मुझे ये भी पता है कि उसकी क्वालिटी भी जो है उसका भी मुझे श्योरिटी नहीं है। अगर तो कोई अच्छा वेंडर होगा वो अच्छी क्वालिटी बेच देगा, कोई बुरा होगा तो वो गंदी क्वालिटी बेच देगा। तो क्वालिटी का भी श्योरिटी नहीं है, इसलिए मैं कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं होगा कि टाई को मैं ऑनलाइन परचेज करूँ। तो अगर आप नॉर्मल डेली यूज की चीज़ों को अगर आप एक अच्छी क्वालिटी में उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, और उसकी शिपमेंट को अगर आप मेक श्योर कर सकते हैं विद इन वेरी फ्यू आवर्स, अपनी शिपमेंट को लेस देन 6 आवर्स कर दो, और एक स्पेसिफिक एरिया को टारगेट करके वहां पे बेचना शुरू कर दो, तो आप कोई भी ऑनलाइन बिजनेस राइट नाउ स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मेरा जो प्लान है वो ये है कि बहरिया और DHA जो इस्लामाबाद का है, इसको फोकस करके इस तरह की डेली की चीज़ों को सेल करना स्टार्ट करना ऑनलाइन को। 6 आवर्स का डिलीवरी टाइम हो, कोई भी चीज़, कोई भी बंदा किसी भी टाइप की चीज़ ऑर्डर करे और वो डिलीवर हो जाए। अभी स्टिल आई एम थिंकिंग कि क्या उसका स्टॉक हो या फिर उसको उबर की तरह इस तरह से कर दिया जाए कि वेंडर से उठाया जाए उसको बेसिकली। खैर ये उसका बिजनेस मॉडल के ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ, सब कुछ तो आपको एक्सपोज नहीं करूँगा, लेकिन आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट्स बिजनेस मॉडल, और आई विल डेफिनेटली स्टार्ट इस स्पेसिफिक सी मार्केट को टारगेट करके। उसकी रीज़न क्या है, ये सब कुछ मेरी रीच में है। मैं 2 से 3 लोग रखूँगा डिलीवरी वाले, और ये पूरे बहरिया और DHA के एरिया को, जो 10 किलोमीटर्स का ये जो रेडियस बनता है, इस रेडियस को मैं कवर कर लूँगा। ठीक है, सो ये ई-कॉमर्स में अभी आजकल प्रॉब्लम ही सारा शिपमेंट का है। तो अगर आप इनके वीक पॉइंट्स फाइंड कर सकते हैं, उसमें हो सकता है शिपमेंट टाइम भी हो, प्रोडक्ट क्वालिटी भी हो, इनके वीक पॉइंट्स फाइंड करें, इस खोल को तोड़ें और इसमें एंटर हो जाए और यहाँ पे आके पेनिट्रेट करें। किसी के क्लाइंट को
क्या कहते हैं उसको डाइवर्ट करने का, जो एक यूज़र है किसी के यूज़र को डाइवर्ट करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि उसको वो ऑफ़र करो जो उसका जो आपका कंपेटिटर उसको ऑफ़र नहीं कर रहा है, जिसके साथ वो ऑलरेडी कंफर्टेबल है। जब आप उसको वो ऑफ़र करना शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली ही विल फील कंफर्टेबल टू बाय फ्रॉम यू, राइट।